सारे भैया ने मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कुरुक्षेत्र आ रहे हैं भाई, और कुरुक्षेत्र में हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी हैं और कांग्रेस की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। सर मेरे छोटे से चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया जी। सर भाजपा की पूरी लहर थी, 75 पार की पूरी दुम्मा उठा रखा था उन्होंने, मात्र 800 वोटों से आप रह गए। क्या कहना है, मतलब क्या करना? देखिए, चुनाव में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह होते हैं। अच्छा जी। हार भी होती है, जीत भी होती जी जी बिल्कुल। है, परंतु जिस प्रकार से जी मीडिया द्वारा, जी बीजेपी द्वारा एक ऐसा प्रचार किया गया था जी कि सरकार तो बीजेपी की बनने जा रही है, बीजेपी वाले तो 75 पार कह रहे थे, जी, और एक चैनल ने 2 दिन पहले 83 पार भी बता दिया था कि बीजेपी की 83 सीटें आएंगी, कांग्रेस की 3 आएंगी। वोटिंग से 2 दिन पहले, वोटिंग से 2 दिन पहले, जब तक मतलब ये कि माहौल बनाया गया, जब तक नहीं दिखा सकते थे। परंतु उसके बावजूद भी धनेश्वर विधानसभा के मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जी, कि उन्होंने बहुत भारी संख्या में वोट दिए। तमाम सत्ता पक्ष द्वारा, जी, भाजपा के उम्मीदवार द्वारा धन का, बल का, सत्ता का, हर चीज का दुरुपयोग करने के बावजूद भी वो मात्र 800 के लगभग वोटों से यहाँ से जीत पाए हैं। हमने उनके कई जगह जी, जो उनके द्वारा बांटे गए सूट थे वो भी पकड़वाए, परंतु प्रशासन ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। परंतु फिर भी ये तो प्रजातंत्र है जी। अब ये गया तो अगला आया। सही बात है। देखो भाई, बिल्कुल जायज़ बात है, मैं सहमत हूँ इस बात से। वोटिंग से पहले अगर इस बात का बता दिया जाए भाई इतनी सीट आ रही हैं, वो मैंने भी यूँ लगाया यार, वो थोड़ा सा गलत है, लोगों के माइंड में थोड़ा सा गलत इफेक्ट जावा है, वो होना नहीं चाहिए था। चलो सर, आपने इनेलो छोड़ी, कांग्रेस में आए, कारण क्या रहा सर? क्योंकि इनेलो के पास 2 बड़े तगड़े आदमी थे, एक अशोक अरोड़ा जी, एक रामपाल माजरा जी, दोनों ही एक भाजपा में चले गए, कांग्रेस में। आपका क्या रहा सर? देखिए, हमने राजनीति की शुरुआत जनता पार्टी से की थी जी। चौधरी देवीलाल, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों से प्रेरित होकर जनता पार्टी में हम शामिल हुए थे। जनता पार्टी के बाद लोकदल, जनता दल और फिर इनेलो तक का सफ़र हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ तय किया। जी। हमने बड़े दिल से जी इस प्रदेश के किसान की, मजदूर की सेवा करने का मन बनाया, छोटे दुकानदार को फायदा मिले। इनेलो पार्टी में बहुत मेहनत करी, परंतु इनेलो पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल जाने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि परिवार आपस में झगड़ पड़ा। हमने बहुत कोशिश की कि आप एक रहें, परंतु परिवार के जब लड़ने के बाद और लोगों में एक बात गई कि ये लोग लोगों के लिए नहीं, अपने लिए लड़ रहे हैं, तो फिर लोगों ने हमें भी मजबूर किया कि अब आप भी कहीं और जाके लोगों की लड़ाई लड़ें। तो हमने प्लेटफार्म कांग्रेस का चुना, क्योंकि आज की मौजूदा सरकार जी ना किसान की है, ना मजदूर की है, ना व्यापारी की है, ना कर्मचारी की है, हर वर्ग की विरोध में ये काम करने वाली थी। तो हमने कांग्रेस को चुन के लोगों की लड़ाई लड़ने का मन बनाया, और आज मुझे खुशी है, चाहे हम विपक्ष में है, चाहे चुनाव हार गए, आज भी कांग्रेस पार्टी और मैं अपने लेवल पे कर्मचारी की समस्या होती है, दुकानदार की होती है, व्यापारी की, किसान की, पूरे मंच से उठाते हैं। क्योंकि राजनीति में 2 ही पहलू होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता में रहो तो लोगों की सेवा करो, विपक्ष में हो तो लोगों की आवाज़ बनो। आज हम लोगों की आवाज़ बन के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। सर मैं अगर कुरुक्षेत्र की बात करूं, विकास की बात करूं, 2 चीज़ें मेरे लगे हैं। एक तो वो मेन रोड, उसमें आप क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रहे, या उठा रहे हो, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा सर? पीपली से लेकर 3rd गेट तक सर बुरा हाल है। ये आवाज़ हमने ही उठाई थी, और आपको शायद याद नहीं, 2018 में इसका पत्थर टेका गया था, और उसके बाद आज 2 साल हो गए, और साल अभी और लगेगा। इस सड़क पे कई लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, उनमें 1-2 की डेथ भी हुई है। हमने ही आवाज़ उठाई थी, और जब हमने ये कहा था कि हमें ज़रूरत पड़ी तो अमरण अनशन भी रखेंगे, तब जाके इस पे दोबारा काम शुरू हुआ है। नहीं तो सरकार तो सो रही थी कमीशन के लालच में। ठेकेदार आते हैं, उनसे ज़्यादा कमीशन मांगते हैं, ठेकेदार भाग जाते हैं, इसलिए रुका हुआ। मैं अगर अब कमीशन की भी बात करूं, और मैंने
कई बार जब मैं यहाँ पर घूमा हूँ कुरुक्षेत्र में, तो लोग यूँ को हैं, जैसे अभी सोमवार को भी एक मेला लगना है यहाँ पे, और हर बार ब्रह्मसरोवर प्रोग्राम होता है, हर साल 6-7 दिनों कार्यक्रम चलता है। तो जो यहाँ पे ब्रह्मसरोवर पर जो खर्चा लगा है, टेंट है या और जो आइटम है, उसको सरकार खरीदी क्यों नहीं लेती, हर बार रेंट पे लेती है? ये तो बाद में करूँगा, आपने मेन सड़क का तो जिक्र कर दिया जी। आप आए हो इस कुरुक्षेत्र के सेक्टरों की सड़कें, यहाँ पर अमीन रोड, गामड़ी रोड की सड़कें जाके देखो जी। आज बरसात के दिनों में उनको पाड़ तो दिया जाता है, परंतु उन पर चलना मुश्किल हुआ, लोग इतने परेशान हैं। ये गामड़ी रोड यहाँ आपके सामने जहाँ बैठे हैं, यहाँ जाके आप देखना, उसके आप शॉट लेना कि कितने लोग दिन में वहाँ गिरते हैं। इस शहर का कोई वाले वर्ष नहीं, बिजली के कट लगातार लगते हैं। और जहाँ तक आपने बात की मेलों पे खर्च होने की, ये तो जैसे एक बार कॉमनवेल्थ हुआ था ना जी, इंडिया के अंदर जी। तो कॉमनवेल्थ में जो खर्चे लिए थे कि कुर्सी की कीमत उतनी नहीं थी जितनी कुर्सी का किराया लिया जाता था, यहाँ भी वही हाल है। पक्का स्ट्रक्चर खड़ा कर दोगे इतनी उसकी कीमत नहीं है, जहाँ पर हर साल जो टेंट का खर्चा दिया जाता है, अगर उसका पक्का स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दें और फिर भी इतना खर्च नहीं होगा। परंतु ये तो वो है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है कि हर साल गीता जयंती मनाओ और करोड़ों रुपए खाओ, इस प्रकार का ये काम करते हैं। सरकार को चाहिए कि कुरुक्षेत्र की पवित्रता को देखते हुए इस तरह की बातें आप कुरुक्षेत्र एक धार्मिक स्थान है जी, इसकी पवित्रता को देखते हुए गीता जयंती अच्छे ढंग से मने, बहुत खुशी की बात है। परंतु गीता जयंती के नाम पर भ्रष्टाचार हो, ये बहुत बुरी बात है। जहाँ तक आपने कहा कि आवाज़ नहीं उठाते, मेरे तो आपको सैकड़ों इस प्रकार की प्रेस नोट मिल जाएंगे, इस प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी कि हमने हमेशा इस बात की आवाज़ उठाई है। और हमने तो पिछले दिनों जब सूर्य ग्रहण यहाँ पर लगा, सूर्य ग्रहण पे जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। इस शहर के किसी व्यक्ति को ब्रह्मसरोवर पे नहीं जाने दिया, परंतु उसके बावजूद लोगों ने तो उनकी बात मान ली। परंतु वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देते हुए किस प्रकार से बीजेपी द्वारा स्थापित लोग, बीजेपी के योजित किए हुए बाबे वहाँ पर स्नान करके चले गए, तो ये गलत बात है। सरकार को कोरोना के बचाव में कदम उठाने चाहिए, परंतु वो कदम सबके लिए बराबर होने चाहिए, सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए। अब इलेक्शन भी आ गया सर, बड़ौदा का उपचुनाव, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, लगातार 3 प्लान से स्वर्गीय श्री किशन हुड्डा जी कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं, लगातार जीतते हैं। और अब की बार भी पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी, हमारी पार्टी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी लेकिन अभी तक तो जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे, ग्राउंड में कोई दिखाई नहीं दे रहा सर कांग्रेस का। भाजपा तो लगी है सर, रोज कोई ना कोई मंत्री ऐसा है। ये लोग तो हैं मौसमियों वाले जो होते हैं ना, मंडे को ज़्यादा जला आते हैं, जो रोज लोगों के बीच में रहते हैं, शायद वो कम नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा सारा दिन वहीं रहते हैं, उनके लोगों से रोजाना संपर्क होते हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है। हमारी पार्टी की तरफ से अलग अलग एमएलए को भी कहा गया है, कास्ट वाइज ड्यूटियां भी लगी हुई हैं। निश्चित रूप से बड़ौदा उपचुनाव भारी मतों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पक्की बात है सर, ये 101% पक्की। अच्छा, तो मैं अब घुमा के वापस वो आ जाता हूँ। आपने इनेलो के बारे में बताया कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा, उसका कारण कौन थे, इनेलो या जजपा? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने उस परिवार के साथ बहुत लंबे समय तक गुजारा है जी। मैं उनके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कौन जिम्मेवार था। जिम्मेवार समय होता है जो परिवार को लड़ाता है। हम तो आज यही है कि हम आज कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जिनको छोड़ के आगे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जिनके साथ 40-40 साल गुजारे हैं, आज उनकी कमियाँ निकालूंगा। तो मैं आपसे फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो भर्ती की थी उनकी वो सजा भुगत रहे हैं। अब जो पीटीआई को हटाया गया है, हुड्डा साहब ने उनको लगाया था, उस बारे में आपकी क्या टीका टिप्पणी है सर? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में जो भर्ती हुई थी जी, उस समय कोई भी कंप्लेनेंट नहीं था। ओके। कोई कैंडिडेट इस बात पे नहीं गया था कि मैं रह गया हूँ और वो लग गया है जी, परंतु उस समय एक डायरेक्टर की कमी की वजह से उनको सजा हुई। आज क्यों सरकार ने पैरवाई नहीं की,
इस केस की, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए हुए थे। इन्होंने भेदभाव किया। अगर ये केस की पैरवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती तो इनमें कोई अनियमितता नहीं पाई सरकार ने। एक बार पूछ लिया कि क्या तुम्हारे पे पद हैं, सरकार कह देती है हमारे पास पद है, हम पदों में इनको लगाएंगे। इन्होंने कह दिया हमारे पास पद खाली नहीं है, जबकि हजारों पद खाली पड़े हैं। तो इन्होंने केवल और केवल राजनीतिक द्वेष रखते हुए इसमें बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया। लेकिन देखो, उनको वे आज भी नौकरी कर रहे हैं। चौटाला साहब जेल में अभी भी सजा काट ही रहे हैं, जितनी थी उससे ज़्यादा अभी तक है ही, हालांकि उनको छूट जाना चाहिए था। हुड्डा साहब के वो व्यक्ति हटा दिए गए और हुड्डा साहब बाहर हैं। लोगों का कॉमन सा कहना है कि सजा उनको मिली तो इनको मिलनी चाहिए थी, नौकरी इनकी हटी तो उनकी बैठ जानी चाहिए। अलग अलग भेदभाव थोड़ा सा इसमें कहीं भी कोर्ट ने जी हुड्डा साहब या कांग्रेस की सरकार को दोषी नहीं माना है। उन्होंने केवल इस सरकार की मंशा जो थी ये पूछा है जी कि क्या तुम्हारे पास नौकरियां की जगह है। इन्होंने कह दिया नहीं है, इस वजह से उनको हटाया गया है। अगर सरकार एफिडेविट ये दे देती कि हम इनको जो ड्राइंग टीचर का, कला वालों का है, दूसरे टीचर्स हैं, उनके सेम कैडर में इनको संयोजित करेंगे तो निश्चित रूप से ये भी नौकरियां करते, उसमें कोई नियमितता नहीं पाई गई। लेकिन जिन्होंने गड़बड़ करी है वो तो गड़बड़ कोई नहीं, गड़बड़ तो मानियो नहीं किसी ने, फिर ये हटा दिए। हटा तो यूं दिए कि सरकार ने कह दिया कि हमारे पास जगह ही नहीं है। लेकिन यूं भी तो है ना, ये मामला तो 2012-13 से सुप्रीम कोर्ट में था, उन्होंने ही डिस्क्वालीफाई नहीं, ये कह रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, जी किसी ने भी जी ना उस समय के जो सिलेक्शन बोर्ड था जी ना उस समय की सरकार जी किसी के खिलाफ एक भी टिप्पणी नहीं की है। क्योंकि इसलिए नहीं की गई कि उन्होंने अनियमितता नहीं पाई गई। सरकार ने ये कह दिया कि ये सरप्लस है, इस वजह से हटाए गए। ओके, बात ये थी। तो सर अब आगे का आपका 2024 का प्लान क्या है सर? किस तरीके हमारा से? तो प्लान 2024 का नहीं, हमारा रोज का प्लान होता है। अच्छा। हमारा, हमको ये नहीं है कि राजनीति में व्यापार के लिए आए हैं, हम राजनीति में सेवा के लिए आए हैं। 2024 क्यों, आज से ही हम लोगों के बीच में हैं। लोगों की कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी, उनके साथ खड़ा होकर सरकार को मजबूर करेंगे कि वो लोगों की दिक्कत को दूर करे। आप कुछ पूछ रहे थे, कोरोना से डर नहीं लगता सर? लोगों के बीच में जा रहे हैं आप। देखिए कोरोना एक महामारी है, हम सबको जी इस लड़ाई में साथ मिलकर लड़ना है। मैं इसमें खाली सरकार की जिम्मेवारी नहीं मानते हैं, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें और हम इसमें सरकार को, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। रही बात डरने की, देखिए सामाजिक लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं। समाज में अगर किसी को दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से जो सरकार द्वारा हिदायतें जारी की हैं उसको पालन करते हुए हम लोगों के बीच में खड़े मिलेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो भाई ये है एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग सा इंटरव्यू, और हमारे अशोक अरोड़ा जी सीरियसली बातचीत करने के तरीके से और अब इंटरव्यू के तरीके से हर जगह न्यूट्रली हैं, और इनसे चाहे कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी बात करो फटाक से जवाब रहता है, और बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं भाई। देखते हैं 2024 का इलेक्शन कैसा रहता है, और अब ये जो 3 साल 4 साल बीच के हैं इनको कैसे यहाँ पर ये अपनी वोट बैंक को बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, कुछ लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, कड़वे क्वेश्चन जरूर डालिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो भाई हर एक कड़वे क्वेश्चन मैं अशोक अरोड़ा जी से पूछ सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। वाह जी वाह।